विल जापान का एक आम सा लड़का था, पर एक दिन इसकी मौत हो जाती है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। ये दुनिया मैजिक, गॉड्स और मिथिकल क्रीचर्स से भरी हुई होती है। होश आते ही विल देखता है कि इसके आसपास 3 अनडेड क्रीचर्स खड़े हुए हैं। इन्हें देखकर विल बुरी तरह से डर जाता है और इसे लगता है कि शायद से ये हेल में आ चुका है। पर ये तीनों इसे नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि विल की परवरिश करना चाहते हैं। विल भी इनकी इंटेंशंस को समझ जाता है, पर क्योंकि विल के पास अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें और इसका दिमाग एक अडल्ट के जैसा ही होता है, तो काफी जल्दी इनकी लैंग्वेज को भी सीख जाता है। एक दिन मैरी पहली बार इसे टेंपल से बाहर लेकर जाती है और इसे इस नई दुनिया की खूबसूरती को दिखाती है। इतनी सुंदर दुनिया देखकर विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे लगता है कि शायद भगवान ने इसे दूसरा मौका दिया है ताकि इस बार एक अच्छी जिंदगी जी सके। मैरी एक मम्मी प्रीस्टेस होती है और विल के लिए बिल्कुल मॉम की जैसी होती है। गस एक लेजेंडरी गोस्ट विज़र्ड होता है। जब ये बंदा जिंदा था तो दुनिया के सबसे महान मैजिशियंस में से एक था। गस विल को इस दुनिया का इतिहास, मिथोलॉजी और क्रिएशन वर्ड्स के थ्रू मैजिक का यूज करना सिखाता है। तीसरा बंदा होता है ब्लड, जो कि एक स्केलेटन वॉरियर है। ये विल को तलवार चलाना, लड़ना और एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। धीरे धीरे ये तीनों ही इसका असली परिवार बन जाते हैं। विल अपने नए परिवार के साथ काफी खुश रहता है, पर इसे हमेशा फील होता है कि ये तीनों इससे कुछ राज छुपाते आ रहे हैं, पर फिर भी इनसे सवाल नहीं करता क्योंकि ये खुद भी अपनी रीइंकार्नेशन और अपनी पिछली जिंदगी का सच इनसे छुपा रहा होता है। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद एक दिन ब्लड और गस फैसला करते हैं कि अब विल असली कॉम्बैट के लिए तैयार है। ब्लड बिना वार्निंग दिए अपनी तलवार से विल पर हमला कर देता है। विल मुश्किल से ही इस हमले से बच पाता है, पर एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके दूर निकल जाता है और रास्ते में पानी का एक गड्ढा बना देता है जिसमें ब्लड फिसल कर नीचे गिर जाता है और स्पाइडर वेब स्पेल का यूज करके इसे बांधने की कोशिश करता है, पर ब्लड इस जाल को काट देता है और अगले ही पल विल की स्वॉर्ड को इसके हाथ से छिटक देता है। इस फाइट से विल को समझ में आ जाता है कि इसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सिर्फ फाइट ही नहीं, मैरी इसे रोजमर्रा की जिंदगी भी जीना सिखाती जाती है ताकि हर सिचुएशन में खुद को संभाल सके। एक दिन ट्रेनिंग से लौटते हुए विल देखता है कि मैरी अर्थ गॉडेस के टेंपल के अंदर प्रार्थना कर रही होती है। विल को वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं होती है, पर क्यूरियोसिटी की वजह से ये छुप कर अंदर चला ही जाता है और जैसे ही इसकी नजर मैरी पर जाती है तो शॉक रह जाता है। मैरी पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी होती है। विल बिना कुछ सोचे समझे इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और इसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इस चक्कर में इसके हाथ जलने लगते हैं और बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो इन तीनों को अपने सामने पाता है। मैरी रो रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैं डर गया था। और मैरी इसे सच बताती है। मैरी बताती है कि ये तीनों कभी इंसान हुआ करते थे, पर मौत के बाद इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की वजह से इनकी सोल्स आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से इन्होंने अनडेड गॉड के साथ एक डील कर ली और अनडेड मॉन्स्टर्स में बदल गई। तब से अर्थ और लाइफ की गॉडेस मैटर इन्हें अपना दुश्मन मानती है। इसी वजह से जब भी मैरी मैटर से प्रार्थना करती है तो इसका शरीर आग में जलने लगता है, पर फिर भी सालों से बिना रुके उनकी प्रार्थना करती आ रही है। 5 साल बीत जाते हैं और अब विल 13 सालों का हो चुका होता है। इतने सालों में ये लगातार गॉड्स की प्रार्थना करता रहता है और मेडिटेशन में इतना ज्यादा माहिर हो जाता है कि बिना खाए पिए लगातार 5 दिनों तक ध्यान लगा सकता है। दूसरी तरफ गस इसकी मैजिकल ट्रेनिंग दिन ब दिन और भी मुश्किल बनाता जाता है, जबकि ब्लड इसकी रोज फिजिकल ट्रेनिंग करवाता है ताकि फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो सके। एक दिन ब्लड इसे एक स्केलेटन के साथ भिड़वाता है। ये एक अनडेड मॉन्स्टर होता है और बोलता है कि तुम्हें इसे हराना होगा। अब विल इस मॉन्स्टर को हरा देता है। क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। हाँ जानता हूँ, मैं हूँ ही जीनियस। ब्लड डिसाइड करता है कि अब वक्त आ चुका है कि विल असली दुनिया का सामना करे। ब्लड विल को एक पुराने और डिस्ट्रॉयड हो चुके विलेज में लेकर जाता है। कई साल पहले ये जगह इंसानों और डॉर्स से भरी हुई एक खुशहाल जगह हुआ करती थी, पर एक भयानक तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया और तब से यहाँ पर सिर्फ अनडेड मॉन्स्टर्स ही बचे हैं। ब्लड विल को शहर के नीचे बने अंधेरे टनल्स में छोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा, यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। और ऐसा बोलकर रोशनी को बुझा देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। विल अंधेरे में अकेला रह जाता है, पर इसके बावजूद घबराता नहीं। मैजिक से रोशनी क्रिएट कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। तब इसके सामने कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, पर विल इन्हें आसानी से हरा देता है। पर कुछ दूर चलने के बाद इसके सामने एक खतरनाक सा स्केलेटन वॉरियर आ जाता है जिसके हाथों में एक स्पीयर होता है। एक पल के लिए विल डर जाता है, पर तभी इसे ब्लड की ट्रेनिंग याद आती है। दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर इसके हमले से बच जाता है और मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन विल अपनी इंस्टिंक्ट्स का यूज करके उस स्पेल को कैंसिल कर देता है और पूरी ताकत से इसके सर पर हमला करता है। इस हमले में इसकी तलवार टूट जाती है, पर ये मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। फाइट के बाद विल इस मॉन्स्टर का स्पीयर उठा लेता है और ध्यान से देखने पर इसे पता चलता है कि ये स्पीयर ड्वार्फ्स के द्वारा बनाया गया एक मैजिकल वेपन है और स्पीयर को अपने साथ लेकर टनल से बाहर जाने लगता है। पर जैसे ही इसे लगता है कि एग्जिट पास ही है, इसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। मुड़कर देखता है तो सामने गस खड़ा होता है। विल खुश हो जाता है और इससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर इस बार गस कुछ नहीं कहता। इसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस होती है और विल डर जाता है। विल को लगता है कि शायद से ये भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होगा, पर तभी बिना कुछ कहे गस एक स्टोन गोलम तैयार कर देता है और सीधा
सीधा विल पर हमला करवा देता है। विल जल्दी से पीछे हट जाता है, गोलम को तोड़ देता है और गस के लगाए हुए मैजिकल ट्रैप्स से भी बचता जाता है। पर धीरे धीरे गस एक साथ बहुत सारे पावरफुल स्पेल्स को कास्ट करता जाता है और अब विल के लिए हर एक हमले को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। विल नीचे गिर पड़ता है और देखता है कि गस अगले हमले के लिए तैयार खड़ा है और तभी विल को लगने लगता है कि गस इसे सच में मारना चाहता है और ये बंदा गद्दारी करने निकला है और अपने स्पीयर को लेकर पूरी स्पीड से गस की तरफ आगे बढ़ जाता है इसे जान से मारने के लिए। पर जैसे ही स्पीयर इसके सीने के पास पहुंचता है विल उसे रोक लेता है। इसके हाथ कांपने लगते हैं और विल रोने लगता है। मैं आपको मेरे दादा की तरह मानता हूँ और अगर आप सच में मुझे मारना चाहते हैं तो मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, आप मुझे ऐसे ही मार दीजिए, मैं अपने ही परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विल की बातें सुनते ही गस अचानक से हंसने लगता है। मुझसे थोड़ी सी ज्यादा ही एक्टिंग हो गई। क्या बात है बच्चे, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है, पर इसे यकीन होता है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी और गस अभी भी इससे कोई बड़ा राज छुपा रहा है। दोनों टनल से बाहर निकलने लगते हैं और वापस टेंपल लौट आते हैं। विल फैसला करता है कि गस के साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में मैरी और ब्लड को कुछ नहीं बताएगा। गस विल को उस मैजिकल स्पीयर की असली ताकत के बारे में बताता है जो कि इसे टनल के अंदर मिला था और समझाता है कि ये स्पीयर अपनी मर्जी से रोशनी पैदा कर सकता है और मैजिक की मदद से अपनी लेंथ को छोटी या बड़ी भी कर सकता है। इसके बाद विल हर रोज उस रूइंड विलेज के टनल्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करने लगता है। धीरे धीरे विल इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हर एक मॉन्स्टर को आसानी से हरा डालता है और वहाँ से पुराने आर्मर्स और दूसरा जरूरी सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। गस भी देखता है कि विल अब काफी कुछ सीख चुका है, इसीलिए उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग धीरे धीरे कम करने लगता है। एक रात गस विल को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, जब तुम 15 सालों के हो जाओगे बच्चे तो ब्लड तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़ाई को हार जाओ, पर ऐसे हारना कि ब्लड को शक ना हो कि तुम जानबूझकर हारे थे। ये बात सुनकर विल हैरान हो जाता है कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहा है, पर इसका रीजन क्या है दद्दू? मैं तुम्हें अभी इस राज के बारे में नहीं बता सकता। नहीं दद्दू, अगर आप मुझे वजह नहीं बता सकते तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। पर गस कुछ नहीं कहता है। अगले कुछ महीनों तक विल और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और अपनी बॉडी और अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव कर लेता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ब्लड इसके साथ लड़ने के लिए इंतजार कर रहा होता है। दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लड शुरुआत से ही विल के ऊपर भारी पड़ने लगता है और खतरनाक पावरफुल अटैक्स करता है। विल बहुत ही मुश्किल से इन्हें ब्लॉक कर पाता है और धीरे धीरे विल पीछे धकेला जाने लगता है। पर तभी अचानक से अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लेता है और ब्लड की तलवार पर हमला करके इसी की फोर्स का यूज करता है, हवा में उछलता है और सीधा इसके सीने में तलवार घुसा देता है। ब्लड भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि भाई ये कैसा हमला था, पर ब्लड भी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। ये जल्दी से विल को दूर फेंक देता है और अपनी तलवार को इसकी पसलियों के बीच में घुसा देता है और तभी ब्लड अपनी दूसरी तलवार को विल की गर्दन पर रख देता है। ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है, तुम्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए बच्चे। फाइट खत्म होते ही मैरी भागकर विल के पास जाती है और गुस्से में ब्लड को डांटने लगती है। ब्लड इसकी डांट को सुनता जाता है जबकि विल इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद तीनों साथ बैठते हैं। ब्लड विल की तारीफ करता है और बोलता है कि भले ही तुम डुएल नहीं जीत पाए पर तुमने काफी अच्छे से फाइट की। जी मॉम और डैड। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। ब्लड अपनी सबसे कीमती चीज विल को देता है, अपनी लेजेंडरी पर्पल डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये लो बच्चे। पर मैं तो लड़ाई को हार गया था, तो आपने मुझे ये स्वॉर्ड क्यों दी? ये तुम्हारी जीत का रिवॉर्ड नहीं है बच्चे, बल्कि तुम्हारे नए सफर की शुरुआत का तोहफा है। इस तलवार का नाम ओवरेटर है। ये इतनी खतरनाक डीमन ब्लेड है, खुद भगवान भी इससे डरते हैं। इस तलवार से किसी दुश्मन को चोट पहुंचाने पर उसकी लाइफ फोर्स इस स्वॉर्ड के ओनर को हील कर देती है। पर इस ताकत की एक बड़ी कीमत भी है। जितना ज्यादा कोई इस तलवार पर डिपेंडेंट रहेगा उसकी अपनी ग्रोथ उतनी ही रुकती जाएगी। इसलिए तुम्हें इस तलवार पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। जी पापा, मैं समझ गया, मैं इस तलवार को अच्छे से यूज करूंगा। ओवरेटर तलवार देने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि अब वक्त आ चुका है विल को उस सच को बताने का जो 15 सालों से इससे छुपाया गया था। ब्लड बताता है कि बहुत समय पहले सभी डीमन लॉर्ड्स एक साथ हो गए थे और उनका मकसद था पूरी दुनिया पर कब्जा करना। उन सभी का लीडर एक बहुत ही खतरनाक डीमन था जिसे हाई किंग कहा जाता था। उसके पास यही लेजेंडरी स्वॉर्ड ओवरेटर थी। ये तलवार उसकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। हाई किंग अपने ही शरीर को जानबूझकर जख्मी किया करता था। उसके खून और मांस से नए डीमंस और पावरफुल सोल्जर्स पैदा होते थे और ओवरेटर की लाइफ स्टील पावर का यूज करके वो दूसरों को मारकर खुद को जल्दी से हील कर लेता था। इसी खतरनाक कॉम्बिनेशन की वजह से उसने धीरे धीरे पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया और हर जगह तबाही मचा दी। उस वक्त गस, जो कि दुनिया का सबसे महान जादूगर था, एक प्लान बनाता है। इसके साथ ब्लड और प्रीस्टेस मैरी भी होते हैं। तीनों मिलकर हाई किंग की सिटी के अंदर घुसकर उसकी डीमन स्वॉर्ड चुराने का फैसला करते हैं, क्योंकि बिना ओवरेटर के हाई किंग खुद को हील नहीं कर पाएगा और नए डीमंस को बना नहीं पाएगा। लेकिन जब वो उनके सामने पहुंचता है तो हाई किंग एक विशाल डीमन के रूप में बदल जाता है। वो बंदा तलवारबाजी में इतना ज्यादा माहिर हो चुका होता है कि ब्लड की तलवार इसे छू तक नहीं पाती है। आखिर में गस और मैरी मिलकर किसी तरह से हाई किंग को एक पावरफुल स्पेल के अंदर बांध देते हैं। पर उसी वक्त अनडेड गॉड स्टैग्नेट यहाँ पर आ जाता है और इन तीनों के सामने एक डील रखता है और बोलता है कि अगर तुम तीनों मेरे सर्वेंट बन जाते हो तो मैं पूरे देश से सभी डीमंस का खात्मा कर दूंगा। पर दुनिया को बचाने के लिए ब्लड, मैरी और गस बिना एक सेकंड भी सोचे अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर देते हैं और इसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस डील के बाद ब्लड एक स्केलेटन में बदल जाता है, गस एक भूत बन जाता है और मैरी एक प्रीस्टेस मम्मी बन जाती है। स्टैग्नेट अपने वादे को पूरा तो करता है पर डीमंस को खत्म करने की जगह उन सभी को अनडेड क्रीचर्स में बदल देता है और तब से
ही पूरी दुनिया ऐसी अजीब सी बन जाती है। पिछले 200 सालों से हम तीनों हाइकिंग की सील की रखवाली कर रहे हैं ताकि वो विशाल डीमन दोबारा से आजाद ना हो जाए। ब्लड विल को इसके बचपन का सच बताता है। एक दिन कुछ डीमंस टेंपल के अंदर एक छोटे से बच्चे को लेकर आए। उनका इरादा था कि इस बच्चे के सेक्रीफाइस को देकर किसी डार्क गॉड की हेल्प से हाइकिंग का सील तोड़ना था, लेकिन ब्लड ने उन सभी डीमंस को मार गिराया। गस बोलता है कि इस बच्चे को यहीं जंगल में छोड़ दो, लेकिन मैरी और ब्लड ने इसकी बात को नहीं सुना। दोनों ने मिलकर उस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विल होता है। ये सब बताने के बाद मैरी उठकर विल को गले से लगा लेती है और प्यार से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ब्लड भी इसे देख कर कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है बच्चे। इनकी बातें सुनकर विल को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे ये दोनों इसे हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हों। तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ये बादल पूरे टेंपल पर छा जाते हैं और इसके अंदर से एक विशाल सा डीमन क्रीचर सामने आता है। ये खुद अनडेड गॉड स्टैग्नेट का एक अवतार होता है और बोलता है कि अगर तुम अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर चुके हो तो अब अपनी सोल्स को मुझे वापस कर दो। इस गॉड की प्रेजेंस इतनी ज्यादा भयानक होती है कि विल घबरा जाता है और तभी जमीन फट जाती है और तभी गस यहाँ पर आ जाता है और विल से चिल्लाकर कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। गस एक साथ कई सारे पावरफुल स्पेल्स को कास्ट करके स्टैग्नेट के एवटार को बांध देता है और लगातार डिस्ट्रक्टिव मैजिक बरसाकर इस एवटार को हरा देता है और इसे दोबारा से वापस भेज देता है। गस विल के पास जाता है। अब सब कुछ ठीक है बच्चे। एक पल के लिए विल को भी लगता है कि खतरा टल चुका है, पर अगले ही पल गस के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ब्लड और मैरी भी जख्मी होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। विल शॉक्ड रह जाता है। तभी इसके पीछे से स्टैग्नेट दोबारा से इसके सामने आ जाता है। तुमने बस मेरे क्लोन को हराया था, असली गॉड को कोई नहीं हरा सकता। स्टैग्नेट विल के पास जाता है और बताता है कि ब्लड, मैरी और गस इसके सर्वेंट है, पर तुम्हारी वजह से इन लोगों ने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसी वजह से मैं इनकी सोल्स को दोबारा से वापस ले रहा हूँ। विल हैरान हो जाता है और घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। पर स्टैग्नेट इसके सामने एक ऑफर रखता है। मेरी आर्मी ज्वाइन कर लो, फिर तुम हमेशा अपने परिवार के साथ खुशी से रह पाओगे। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। और ऐसा बोलकर यहाँ से गायब हो जाता है। स्टैग्नेट के जाते ही विल इन सभी को टेंपल के अंदर लेकर आता है और इसे समझ आता है कि गस इतने सालों से इसे सच क्यों नहीं बता रहा था। स्टैग्नेट आसानी से इनकी सोल्स को वापस ले सकता था। गस ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, पर अपने ही स्टूडेंट को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इस सच को समझते ही विल खुद को ही इन सभी का जिम्मेदार समझने लग जाता है। विल को अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है। इससे लगता है कि पहले भी इसने अपने माँ बाप को सिर्फ निराश ही किया था और अब इस नई जिंदगी में भी ये उसी गलती को दोबारा से कर बैठा है। विल पूरी रात रोता रहता है और रोते रोते ही सो जाता है। अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ब्लड, मैरी और गस बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं ताकि विल खुद को गिल्टी न माने। लेकिन अब विल भी इनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता है और इन्हें अपने रीइंकार्नेशन के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है, मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक निकम्मा इंसान था और मुझे लगता है कि हर एक जिंदगी में मैं वैसा ही रहने वाला हूँ। ये सुनकर मैरी को गुस्सा आ जाता है और विल को एक जोरदार चांटा लगाती है और बोलती है कि दोबारा अपने बारे में कभी ऐसी घटिया बात मत कहना। और विल इसकी बात को समझ जाता है और बोलता है कि मैं अब किसी भी कीमत पर आप सभी की रक्षा करूंगा। इसके बाद विल टेंपल में जाकर गॉड्स के सामने प्रार्थना करता है। 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और विल दोबारा से स्टैग्नेट के पास जाता है अपना जवाब देने के लिए। विल इसकी आंखों में देख कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करने वाला, मैं तुम्हें हराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। विल के इस जवाब को सुनते ही स्टैग्नेट हंसने लग जाता है और अपनी पावर्स का यूज करके अनडेड मॉन्स्टर्स की एक फौज खड़ी कर देता है। सारे मॉन्स्टर्स विल पर टूट पड़ते हैं। विल अपने स्पीयर से कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा डालता है, कुछ को मैजिक वेब्स में बांध देता है और एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके इतनी तेजी से हमला करता है कि स्टैग्नेट तक ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। पर दुश्मन बहुत ही ज्यादा होते हैं। इतनी लंबी लड़ाई के बाद विल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। स्टैग्नेट सभी मॉन्स्टर्स को रोक देता है और इसकी तारीफ करते हुए कहता है, मेरी आर्मी का जनरल बन जाओ बच्चे, तुम हमेशा अपने परिवार के साथ रह सकोगे। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे विल इसके ऑफर को मान लेगा और इसका सर्वेंट बन जाएगा। विल इसके पास जाता है और जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है इसकी तरफ, तभी ओवरेटर तलवार को पकड़कर स्टैग्नेट के हाथ को काट डालता है। तलवार से निकले हुए जादुई कांटे स्टैग्नेट को बांध देते हैं और विल लगातार इस पर हमला करता जाता है। लेकिन स्टैग्नेट के हमले तुरंत भरने लगते हैं और विल एक फाइनल हमले से इसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक जहरीला सांप आ जाता है और इसकी टांगों को लपेट लेता है और विल को काट लेता है। विल बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो खुद को एक शांत और रोशनी से भरे हुए एक स्वर्ग में पाता है, जहाँ इसकी मुलाकात एक खूबसूरत डिवाइन परी से हो जाती है। ये जगह इसे जानी पहचानी लगती है, पर इसे याद नहीं आता है कि ये जगह इसने पहले कब देखी थी। विल इस परी को देखकर समझ जाता है कि ये लाइफ और रीबर्थ की गॉडेस है। इसका नाम है ग्रेसफील्ड। यही वो देवी थी जिसने विल की मौत के बाद इसे उस नई दुनिया में जन्म दिया था। तुमने स्टैग्नेट का ऑफर क्यों ठुकरा दिया? मेरी पिछली जिंदगी बिल्कुल बेकार थी। मैं दोबारा वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूँ और सबसे बढ़कर मैं अपने परिवार की हिफाजत करना चाहता हूँ। ग्रेस विल इसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और इसे अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स को देने का फैसला करती है। मेरी कसम खाओ और हमेशा मेरे साथ चलने का संकल्प लो। और जैसे ही विल इसके हाथ को पकड़ता है, इसकी आंखें खुल जाती हैं। विल दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जो कि इस वक्त बैटल फील्ड के अंदर होता है। विल जल्दी से उस सांप को हटाता है, अपने घुटनों के बल बैठकर ग्रेस फील्ड के लिए अपनी ओथ लेता है और उसका डिवोटी बन जाता है। पर अगले ही पल विल का पूरा शरीर नीली डिवाइन फ्लेम से चमक उठता है और स्टैग्नेट समझ जाता है कि ग्रेस फील्ड ने विल को अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। पहली बार इसके चेहरे पर घबराहट दिख रही होती है। विल अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है और बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गॉडेस को समर्पित करता हूँ।
हूँ, मैं बुराई का अंत करूंगा और जो दुखी होगा उसकी रक्षा करूंगा। स्टैगनेट जल्दी से अपनी अनडेड आर्मी को विल पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, पर विल बिना डरे इन सभी मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ जाता है और ग्रेसफील्ड की डिवाइन पावर डिवाइन टॉर्च का यूज करता है। इस हमले की वजह से सभी मॉन्स्टर्स सिर्फ मरते ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को शांति भी मिल जाती है और पीसफुली अगले जन्म की साइकिल में चले जाते हैं। इसके बाद विल एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके सीधा स्टैगनेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। स्टैगनेट जल्दी से हवा में उछलकर डस्ट मैजिक का यूज करता है और अचानक से गायब हो जाता है। विल को समझ नहीं आता कि ये चला कहाँ गया और ग्रेसफील्ड इसे इशारा करती है कि स्टैगनेट इसे छोड़कर टेंपल की तरफ जा चुका है और अब इसका असली निशाना इसका परिवार यानी कि ब्लड, मैरी और गस है। विल घबरा जाता है और जल्दी से अपने एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके पूरी स्पीड से टेंपल की तरफ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही विल देखता है कि गस किसी तरह से स्टैगनेट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जबकि ब्लड अपनी जान की परवाह किए बिना मैरी को बचाने के लिए इसके सामने खड़ा होता है। स्टैगनेट इनके बहुत ही करीब पहुंच चुका होता है और विल समझ जाता है कि ये वक्त पर इसे नहीं रोक पाएगा और इसके परिवार की मौत हो जाएगी। तभी अचानक से एक तेज रोशनी पूरे टेंपल को घेर लेती है। अर्थ गॉडेस मैटर खुद यहाँ पर प्रकट हो जाती है और मैरी की रक्षा करती है। तब पता चलता है कि इतने सालों से मैरी की सच्ची भक्ति को देखकर अर्थ गॉडेस ने इसे कब का माफ कर दिया था और इसकी भक्ति से इम्प्रेस हो गई थी। मौका देखते ही विल ब्लड और मैरी के ऊपर डिवाइन टॉर्च का यूज करता है ताकि इनकी सोल्स चैन से रीबर्थ के साइकिल में वापस जा सके। पर असल में ये विल का ही एक प्लान होता है। विल को पूरा भरोसा होता है कि जैसे ही ये ब्लड और मैरी की सोल्स को डिवाइन टॉर्च का यूज करके अगली लाइफ बर्थ साइकिल में भेजने की कोशिश करेगा, स्टैगनेट इसे रोकने के लिए जरूर सामने आएगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्टैगनेट जल्दी से अपनी डार्क पावर्स से डिवाइन टॉर्च को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी ब्लड अचानक से इसके पीछे से आकर इस पर हमला कर देता है। स्टैगनेट इसके हमले से बच तो जाता है पर इसका ध्यान भटक चुका होता है और इस मौके का फायदा उठाकर विल आगे बढ़ता है और बिजली की रफ्तार से स्टैगनेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। स्टैगनेट स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है पर गस इसके स्पेल को कैंसिल आउट कर देता है। अगले ही पल विल सीधा इसके सीने में अपनी तलवार को घुसा देता है और इसे दीवार से सटा देता है और ग्रेसफील्ड के ब्लेसिंग्स और ओवरेटर की पावर का एक साथ इस्तेमाल करता है और लगातार इस पर हमले करते जाता है और स्टैगनेट को मार गिराता है। फाइट खत्म होते ही विल नीचे जमीन पर गिर जाता है। ब्लड, मैरी और गस तुरंत इसके पास दौड़ कर आते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं इनकी जान बचाने के लिए। पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो बच्चे। तुमने तो भगवान स्टैगनेट को भी हरा दिया, हाँ, जो कि आज तक हम नहीं कर पाए थे, वो तुमने कर दिखाया। पर जैसे ही ब्लड और मैरी बाहर जाने के लिए उठते हैं दोनों अचानक से लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। क्या हुआ? स्टैगनेट के मरने के साथ ही उसके साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी टूट चुका है। अब हम लोग अनडेड बनकर इस दुनिया में और नहीं रह पाएंगे। हमारा वक्त आ चुका है बच्चे, अब हमें मरना होगा और अगली रीबर्थ की साइकिल में जाना होगा। इस सच को सुनकर विल टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पर ब्लड और मैरी इसे प्यार से समझाते हैं कि इन्हें अगली बर्थ साइकिल में जाना ही होगा। 200 सालों तक स्टैगनेट का सर्वेंट बनने के बाद अब आखिर इन्हें भी एक नॉर्मल जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्लीज विल, हमें रोको मत। विल रोने लगता है और ब्लड और मैरी इससे कहते हैं कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी आसान नहीं होने वाली है बच्चे। तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमेशा एक अच्छे इंसान बने रहना और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करना। धीरे धीरे ब्लड और मैरी की सोल्स इनके अनडेड शरीर से बाहर निकलने लगती हैं। पहली बार विल इनका असली ह्यूमन रूप देख पाता है और ग्रेसफील्ड खुद इनकी सोल्स को रीबर्थ के साइकिल की तरफ ले जाती है। अगले दिन विल एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और ब्लड और मैरी के शरीर को दफन करता है। इनकी कब्र के सामने खड़े होकर वादा करता है कि अभी एक लंबी यात्रा पर निकलेगा और जितनी बार भी पॉसिबल होगा इनसे मिलने आता रहेगा। तभी गस इसके सामने आता है। विल हैरान होकर पूछता है कि आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? ये तो भाई मैं भी पूछना चाहता था इससे, ये क्यों नहीं गया? हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने स्टैगनेट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से नहीं तोड़ा था। मेरे पास अभी भी लगभग 10 साल बचे हुए हैं बच्चे। तब तक मैं हाइकिंग की सील की रखवाली करूंगा जब तक तुम इतने मजबूत ना हो जाओ कि तुम उस जिम्मेदारी को संभाल पाओ। गस एक बोरी भरकर खजाना विल को देता है और बोलता है कि तुम्हारे आगे आने वाले सफर में तुम्हें इस पैसे की जरूरत होगी। विल इसका शुक्रिया अदा करता है, अपने कमरे में जाकर आखिरी बार अपना सामान समेटता है और टेंपल को हमेशा के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाता है। गस इसके साथ इसे छोड़ने आता है और विदाई के वक्त इससे कहता है कि तुम्हारा कोई सरनेम तो आज तक हुआ ही नहीं। बच्चे, तुम्हारा नाम होगा विल जी मैरी ब्लड, ताकि तुम्हारे नाम में ब्लड और मैरी हमेशा जिंदा रहे। टेंपल छोड़ने के बाद विल अपनी नई जर्नी को शुरू करता है और घने जंगलों से गुजरता हुआ रास्ते में मिलने वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराता जाता है और अपने साथ लाए गए खाने से जंगल में गुजारा करता है। काफी दिनों तक चलने के बावजूद भी इसे एक भी इंसान नजर नहीं आता है। तभी दूर इसे एक बस्ती दिखाई देती है और खुशी से इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। पर जब यहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि ये पूरा विलेज पूरी तरह से बर्बाद और वीरान पड़ा था। विल इस शहर के पास बहती हुई एक नदी को देखता है और इसके पास जाकर ग्रेसफील्ड से प्रार्थना करता है कि यहाँ पर भटकती हुई सभी आत्माओं को शांति देना और दोबारा से उन्हें रीबर्थ के साइकिल में भेज दीजिएगा। अगले दिन विल नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद बहते हुए पानी के साथ इसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाएगी। कुछ देर बाद जंगल में जाते हुए झाड़ियों में से एक जंगली सुअर बाहर निकलता है और विल पर हमला कर देता है। विल जल्दी से अपने स्पेयर का यूज करके इसे मार गिराता है और तभी इसकी नजर इस सुअर के शरीर पर लगे हुए एक तीर पर जाती है और समझ जाता है कि आसपास कोई इंसान मौजूद है। और तभी एक एल्फ आर्चर सामने आ जाती है और अपने तीर को सीधा विल की तरफ तान देती है। विल इसे ध्यान से देखता है और इसे समझ नहीं आता कि इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करे, क्योंकि इसे इसकी भाषा तो आती ही नहीं है। तभी नोटिस करता है कि एक एल्फ है और इससे एक एंशिएंट एल्फिश भाषा में ग्रीट करता है। ये सुनकर एल्फ हैरान रह जाती है और अपने वेपन
दर्पण को नीचे कर लेती है। ये एल्फ इसके सामने आती है और अपना नाम मैनल बताती है। ये सुअर मेरा शिकार था, पर कोई बात नहीं, तुम भी इसे खा सकते हो क्योंकि आखिरी हमला तुमने ही किया था। दोनों मिलकर इसका मीट तैयार करते हैं और खाना शुरू करने से पहले विल हमेशा की तरह गॉड्स का शुक्रिया अदा करता है। विल इससे पास के किसी शहर का रास्ता पूछता है और बताता है कि मैं साउथ के रुइंस में भटक गया था। मैनल इसे बताती है कि नदी के नीचे की तरफ एक टाउन है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? नहीं, तुम मेरा पीछा ना करना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और ऐसा बोलकर अपने फेरी मैजिक का यूज करके छोटी छोटी फेरीज को बुलाता है जो कि इसे गाइड करते हुए इसे जंगल के अंदर लेकर जाती हैं और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ से गायब हो जाता है। रात होते ही विल कैंप लगाता है और आराम से सो जाता है। ग्रेस विल इसके सपने में आती है और इसे एक विजन को दिखाती है। विल देखता है कि मैनल और उसका पूरा गांव किसी बहुत ही बड़े खतरे में है और उन पर हमला होने वाला है। ये देखते ही विल झटके से उठ बैठता है और बिना टाइम वेस्ट किए मैनल के फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। काफी देर तक चलने के बाद मैनल एक विलेज में पहुंचता है। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और तभी इसे किसी का एहसास होता है कि कुछ लोग किसी पर हमला करने वाले हैं। विल जल्दी से कुछ विलेजर्स के सामने आकर इन्हें तीरों से बचा लेता है, पर अगले ही पल इसे पता चलता है कि जिसे बचाने ये अभी दौड़ा था असली खतरा वही है। मैनल ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस विलेज पर हमला कर रहा होता है। मैनल बिना कुछ कहे विल पर लगातार तीर चलाने लगता है। विलेज के सभी गार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं और मैनल और इसके सभी साथी यहाँ से भागने लगते हैं। विल एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके इनका पीछा करता है और आखिर में मैनल के पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और इसे नीचे जमीन पर गिरा देता है और स्पाइडर वेब मैजिक का यूज करके इसके सभी साथियों को भी जिंदा पकड़ लेता है। सभी विलेजर्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये सब लोग कौन थे और हम पर हमला क्यों करने वाले थे। एक विलेजर विल का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि इस जगह को बीस्ट्स वुड कहा जाता है। ये बंदा खुद भी हैरान होता है कि पड़ोसी विलेज के लोगों ने अचानक से इन पर हमला क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों विलेजेस के बीच में रिश्ते काफी अच्छे थे। तभी विलेज का मुखिया यहाँ पर आ जाता है। तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। अरे कोई बात नहीं रद्दू, अगर आपको दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से आपकी रक्षा करूंगा। और विलेज का चीफ इन सभी पकड़े हुए अटैकर्स से पूछताछ शुरू करता है ताकि हमले की असली वजह पता चल सके। मैनल बताता है कि इसका पूरा विलेज डीमंस ने तबाह कर दिया था। डीमंस ने सारा खाना और जरूरी सामान लूट लिया, जिसकी वजह से इनके पास जिंदा रहने के लिए पड़ोसी विलेज पर हमला करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। मैनल सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है और बोलता है कि ये हमला करना मेरा आइडिया था। अगर आपको किसी को सजा देनी ही है तो सिर्फ मुझे दीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। तभी विल बीच में आ जाता है और गस से मिला हुआ खजाना निकालता है और बोलता है कि इन लोगों ने जो भी नुकसान किया है आपका, उसका सारा पैसा मैं भर दूंगा। मेरी गॉडेस हमेशा मुझे सिखाती है कि हर एक इंसान को अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। इन सभी ने मजबूरी में आपके विलेज पर हमला किया था, प्लीज इन्हें जाने दीजिए। विल की इतनी अच्छी नियत को देखकर चीफ का दिल बदल जाता है और मैनल और इसके साथियों को माफ कर देता है। और विल मैनल से कहता है कि अब मैं उन डीमंस को खत्म करने वाला हूँ जिसने तुम्हारे विलेज पर हमला किया था, और दोनों साथ में चलने लगते हैं। विल इसकी हेल्प करना चाहता था। अपनी ट्रैकिंग स्किल्स और फेरी मैजिक की मदद से विल को जंगल के अंदर छिपे हुए उस डिस्ट्रॉयड विलेज तक लेकर जाता है। मैनल के विलेज में पहुंचकर दोनों हालात का जायजा लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि इस वक्त डीमंस एक टेंपल के अंदर एक सैक्रिफाइस करने वाले रिचुअल के अंदर लगे हुए हैं। विल जल्दी से विलेज के अंदर जाता है और रिचुअल करने वाले एक डीमन को हरा डालता है और फिर मैंटिकोर नाम के एक खतरनाक बीस्ट को अपने मैजिक वेब में बांध देता है और दूसरे डीमन को भी खत्म कर देता है। उधर मैनल भी बाहर खड़े हुए गार्ड्स को आसानी से निपटा देता है। ये लोग पूरे विलेज में सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं पर कोई भी जिंदा बचता ही नहीं है। तब विल ग्रेस विल से प्रार्थना करता है कि यहाँ पर मौजूद मरे हुए सभी लोगों की आत्माओं को शांति मिल जाए ताकि अगले जन्म के साइकिल में लौट सके। ये सब देखकर मैनल विल से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना। पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो और तुम्हें अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स के ऊपर काफी ज्यादा घमंड है, पर अब इसे समझ में आ चुका था कि विल एक अच्छा लड़का है। मैनल विल को अपनी अडॉप्टिव ग्रैंड मदर के पास लेकर जाता है। ये एक पावरफुल हाई रैंकिंग गोस्ट बन चुकी होती है। इसे देखकर विल तैयार हो जाता है इसे जान से मारने के लिए। विल को देखते ही ये दादी अम्मा समझ जाती है कि विल ग्रेसफील्ड का प्रीस्ट है। मैनल की ग्रैंड माँ पूरी तरह से अपने होश में होती है और खुद ही इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार होती है, पर जाने से पहले मैनल को डांट लगाती है और मैनल रोते हुए बताता है कि जब उसके विलेज के लोग मुसीबत में थे तब उनके लिए कुछ नहीं कर सका। इसी बेबसी ने इसे गलत रास्ता चूज करने पर मजबूर कर दिया था और इसने पड़ोसी विलेज पर हमला कर दिया और अब क्योंकि सब लोग मारे जा चुके हैं अब इसके पास जीने की भी कोई वजह नहीं बची है। मैनल की ग्रैंड माँ प्यार से इसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें दोबारा जीने का एक नया अवसर मिला है। इस बार तुम्हारे साथ ग्रेसफील्ड का प्रीस्ट खड़ा है, अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करो बच्चे। और विल को जंगल में छुपे हुए एक डीमन हाइडआउट की लोकेशन बताती है और खुद ही शांति से इस दुनिया को अलविदा कह देती है। कुछ देर बाद विलेजर्स बर्बाद हो चुके गाँव में वापस आते हैं। अपने घरों की हालत को देखकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। तब मैनल विल को एक शांत जगह पर लेकर जाता है और अपनी पूरी कहानी के बारे में बताता है। मैनल विल को बताता है कि यह हाफ एल्फ है। इसकी माँ को एक इंसान से प्यार हो गया था और उसी रिश्ते से इसका जन्म हुआ, लेकिन गाँव के लोग कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि एक एल्फ एक इंसान के साथ क्या कर रही है। और माँ की मौत के बाद लोग इसे हर रोज बुली क्या करते थे और इसे हाफ एल्फ कहकर चिढ़ाया करते थे। और आखिरकार ये गाँव छोड़कर एक एडवेंचरर बन गया, पर बदकिस्मती से इसके अपने ही टीममेट्स ने इसे धोखा दे दिया और बाद में भटकते भटकते इसी विलेज तक पहुंच गया जहां इसकी मुलाकात अपनी अडॉप्टिव ग्रैंड मदर से हुई थी। इसकी ग्रैंड माँ ने ही इसे सही रास्ता दिखाया, लेकिन आधा एल्फ होने की वजह से मैनल बहुत ही कम जल्दी से एज होता है। इसी वजह से जब इसकी ग्रैंड माँ धीरे धीरे बूढ़ी होती गई तब भी ये लगभग वैसा ही रहा और बिल्कुल भी एज नहीं किया। इसी वजह से इसे अक्सर अकेलापन महसूस हुआ करता था। विल, मैं भी ग्रेसफील्ड का डिवोटी बनना चाहता हूँ,
क्या तुम भी मुझे ब्लेसिंग्स दे सकते हो प्लीज? विल खुशी खुशी इसे ग्रेसफील्ड की ब्लेसिंग्स दे देता है और मैनल ऑफिशियली इसकी गॉडेस का फॉलोअर बन जाता है। अगले दिन गाँव को दोबारा से क्रिएट करने का काम शुरू हो जाता है, पर जल्दी ही सभी को समझ में आ जाता है कि विलेज को दोबारा से बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए जो कि सिर्फ व्हाइट सेल सिटी से ही मिल सकता है। पर मैनल इसे बताता है कि हाइकिंग के खिलाफ हुई जंग के बाद से ही व्हाइट सेल्स पूरे सदर्न किंगडम का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सिटी बन चुका है और अब इन्हें उसी सिटी में जाना होगा। कुछ दिनों के बाद व्हाइट सेल्स की तलाश में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इनकी नजर दो लोगों पर जाती है जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। इन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा गोरिल्ला टाइप मॉन्स्टर पड़ा होता है। विल बिना देरी किए इन दोनों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसे ब्लड की एक बात याद आती है और विल इस गोरिल्ला को एक डेथ स्टेयर देता है और ये मॉन्स्टर विल से डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। इस लड़की का नाम है रोबीना। ये एक हाफलिंग ट्रैवलिंग ट्रीबार्ड है। इसके साथ एक मर्चेंट होता है और ये बंदा अपना नाम एंटोनियो बताता है। दोनों व्हाइट सेल्स ही जा रहे होते हैं जहाँ पर विल और मैनल भी जा रहे हैं। विल इनसे कहता है कि मैं आप दोनों को सेफली व्हाइट सेल्स तक पहुंचा दूंगा, बदले में मुझे जरूरी सामान सस्ते दाम पर दिलवा देना। एंटोनियो इसके लिए मान जाता है। सफर के दौरान रोबीना हर विलेज में अपने गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करती है, जबकि एंटोनियो अपनी ट्रैवलिंग शॉप लगाकर सामान बेचता है। ये सभी लोग अच्छे खासे फंड्स जमा कर लेते हैं और इनमें दोस्ती हो जाती है। एक रात ये सब के सब एक पुराने खाली शेड में रुक जाते हैं रात गुजारने के लिए। रोबीना बताती है कि कई साल पहले ब्लड, मैरी और गस ने एक हाफ एल्फ लड़की को बचाया था जिसे एक वाइवन के लिए सेक्रीफाइस किया जाने वाला था। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन तीनों से मदद की भीख मांगता है और जो थोड़े बहुत पैसे इसके पास होते हैं सब कुछ इन्हें दे देता है। तीनों हीरोज उस वाइवन को मार गिराते हैं और इन दोनों नमूनों को एक डैगर और कुछ पैसे भी गिफ्ट करते हैं ताकि अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सकें। पर ये कपल इस इनाम को लेने से मना कर देते हैं और गस मुस्कुराकर कहता है कि इसे कोई गिफ्ट मत समझना, एक दिन तुम दोनों बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे और मैं वापस आकर इस पूरे पैसे को इंटरेस्ट के साथ वसूल करूंगा। रोबीना बताती है कि उस हाफ एल्फ कपल की फैमिली आज भी जिंदा है। उनके घर में एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हाफ एल्फ औरत आज तक उस वॉन्डरिंग सीज का इंतजार कर रही है, यानी कि गस का, ताकि उसका उधार इंटरेस्ट के साथ चुका सके। विल रोने लगता है। इसे महसूस हो जाता है कि इसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की काइंडनेस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और दिल ही दिल में उम्मीद करता है कि उस बूढ़ी औरत से ये जरूर मिलेगा। काफी समय तक सफर करने के बाद आखिरकार इस शानदार सिटी के पास पहुंच जाते हैं। एंटोनियो बताता है कि व्हाइट सेल्स के ऊपर क्राउन प्रिंस एथल का राज है। शहर में हर जगह साफ सुथरी सड़कें, मैजिकल स्ट्रीट लाइट्स मौजूद होते हैं। ये सब देखकर विल को पहली बार सिविलाइजेशन की असली झलक मिलती है। सफर की थकान को मिटाने के लिए ये लोग सबसे पहले नहाते हैं, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उसके बाद विल ग्रेसफील्ड के टेंपल में जाकर प्रेयर खत्म करके चर्च के गेस्ट हाउस में पहुंचता है। तभी पूरे शहर में अचानक से इमरजेंसी बेल बजनी शुरू हो जाती है। एक खतरनाक वाइवन ने व्हाइट सेल्स पर हमला कर दिया था। पूरा शहर आग की लपटों में घिरना शुरू हो जाता है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और पूरा टेंपल घायल लोगों से भर जाता है। विल समझ जाता है कि अब इसे शहर को बचाना होगा। जल्दी से छत पर जाता है। सोल्जर अपने जायंट कैटापुल्ट्स का यूज करके वाइवन को गिराने की कोशिश करते हैं, पर उस मॉन्स्टर की स्पीड और पावर के सामने इनकी हर कोशिश फेल होती जाती है। कुछ ही पल में वाइवन उन सभी कैटापुल्ट्स को भी तबाह कर देता है। अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों को तकलीफ में देखकर विल को गुस्सा आ जाता है। इसे ब्लड, मैरी और गस की सारी मेहनत याद आती है जिन्होंने इस दुनिया में शांति लाने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी। और बिना सोचे समझे वाइवन पर एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल चला देता है, पर यह हमला इसे नहीं लग पाता है। विल मैनल से कहता है कि अपने फेरी मैजिक का यूज करके एक पावरफुल लॉन्ग रेंज विंड स्पेल कास्ट करे और विल अपने लाइटनिंग मैजिक को स्पाइडर वेब मैजिक के साथ कंबाइन कर देता है। दोनों का ये कंबाइंड अटैक सीधा वाइवन की तरफ जाता है। बिजली से भरा हुआ ये जाल वाइवन को एक जोरदार झटका दे देता है और इसे हवा में ही बांध देता है, पर वाइवन इतनी आसानी से इनके काबू में नहीं आने वाला था और पूरी ताकत लगाकर इस मैजिक वेब को तोड़ देता है। अब वाइवन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और सीधा विल की तरफ आगे बढ़ जाता है। विल जल्दी से ग्रेसफील्ड की डिवाइन पावर्स का यूज करता है और टेंपल के चारों ओर एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर खड़ा कर देता है। वाइवन अपनी आग से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर बैरियर इसके फायर ब्रेथ को रोक लेता है। अगले ही पल वाइवन अपने पंचों से इस पर वार करता है और इस बार ये बैरियर टूट जाता है, पर इसने टेंपल के अंदर मौजूद सभी लोगों की जान बचा ली होती है और इन सभी को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया होता है। मैनल अपने विंड मैजिक का यूज करके वाइवन को नीचे जमीन पर गिरा देता है। विल जल्दी से मैजिक चेन्स बनाता है और इस मॉन्स्टर को बांध देता है। तभी विल अपनी तलवार को इसके सीने में घुसा देता है और विल सीधा इसकी गर्दन पर चढ़ जाता है और इसकी गर्दन तोड़ देता है और वाइवन मारा जाता है। विल देखता है कि आसपास के सभी लोग इसे हैरानी से देख रहे हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस छोटे से प्रीस्ट ने इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। तभी एंटोनियो और रोबिनो आगे बढ़ते हैं और सभी को बताते हैं कि विल एक प्रीस्ट है ग्रेसफील्ड का। पूरा शहर ये सुनकर खुश हो जाता है और लोग इसे वाइवन स्लेयर के नाम से जानने लगते हैं। लड़ाई के बाद विल भी बाकी सभी लोगों की तरह पूरे शहर को दोबारा से बनाने में इनकी हेल्प करने लगता है। तभी एक प्रीस्ट इसके पास आकर इसे बताता है कि क्राउन प्रिंस एथल ने इसे अपने कैसल में बुलाया है और पैलेस पहुंचने के बाद प्रिंस एथल सबसे पहले विल की पार्टी के बारे में पूछता है। विल बताता है दरअसल ये अकेला ही है और मैनल बस फेरी मैजिक यूज करता है। प्रिंस विल का शुक्रिया अदा करता है। तुम जो चाहते हो इनाम के तौर पर मांग सकते हो बच्चे। और विल कहता है कि मैं साउथ में डीमंस को हराना चाहता हूँ, मुझे इस मिशन के लिए सोल्जर्स दे दीजिए। पर प्रिंस इसके लिए मना कर देता है और समझाता है कि साउथ का एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके पास इतनी आर्मी नहीं है कि विल के साथ भेज सके। अच्छा, तो अगर आप आर्मी नहीं भेज सकते हैं तो प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए कि मैं अपने पैसे से एक अपनी खुद की आर्मी तैयार कर
सकूं और उन डीमंस के साथ लड़ाई लड़ सकूं। तुम जानते हो ना बच्चे, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? मैं ग्रेसफील्ड का प्रीस्ट हूँ सर। ये मेरा फर्ज है कि जो भी तकलीफ में है उसकी तकलीफ को खत्म करूं। इसलिए मैं इस मिशन को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता हूँ। तभी पहले इसका दरवाजा जोर से खुल जाता है और बिशप बार्ड गुस्से से अंदर आ जाता है और प्रिंस पर इल्जाम लगाता है कि इसने टेंपल की परमिशन के बिना एक प्रीस्ट को रॉयल पैलेस के अंदर कैसे बुला लिया भाई। पर जैसे ही इसे पता चलता है कि इस पूरे शहर को बचाने के बदले विल बीस्ट वुड्स को डीमंस से आजाद करने के लिए एक परमिशन मांग रहा है, तो ये सुनकर बिशप भी हैरान रह जाता है। मैं विल को पैलेडिन बनाना चाहता हूँ। बिशप इसके लिए मान जाता है और विल को लेकर बाहर जाता है। तभी बार्ड की गोद ली हुई बेटी भी यहाँ पर आ जाती है। इस लड़की का नाम है एना। एना विल से कहती है कि पापा दिखने में काफी रूड लगते हैं पर दिल के बुरे नहीं है, तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। विल बार्ड से टेंपल के अंदर मिलता है और बताता है कि इसने बहुत समय से अपनी डिवाइन ग्रेस का यूज नहीं किया है, क्योंकि किंगडम की भलाई के लिए इसे कभी कभी बुरे काम भी करने पड़ते हैं। और बार्ड मानता है कि अगर ये ऐसे कामों के दौरान गॉड्स की ब्लेसिंग्स का यूज करेगा तो इसे पाप लगेगा। और विल समझ जाता है कि बार्ड करप्ट या लालची नहीं है, ये बस लोगों का भला चाहता है। बार्ड विल को समझाता है कि बीस्ट वुड को डीमंस से आजाद करवाना इतना आसान नहीं होने वाला है। ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं बिशप, मैंने ग्रेसफील्ड से वादा किया है, मैं अंधेरे में जाकर जरूरतमंद लोगों की हेल्प करूंगा और मैं अपनी ओथ को कभी नहीं तोड़ सकता। और बार्ड इसे परमिशन दे ही देता है। परमिशन मिलते ही विल एक जगह पर जाता है। इसका प्लान होता है कि अब इसे ऐसे एडवेंचरर्स को ढूंढना होगा जो कि कम पैसों में भी अपनी जान तक दांव पे लगा सके। पर जब लोगों को पता चलता है कि इस मिशन में रिवॉर्ड बहुत ही कम दिया जाने वाला है, तो ज्यादातर एडवेंचरर्स मना कर देते हैं, क्योंकि इन्हें बीस्ट वुड में जाने से डर लग रहा होता है। इसी बीच एक एडवेंचरर रॉफ विल के सामने आता है। जब रॉफ को पता चलता है कि विल का असली टारगेट साउथ के डीमंस को हराना है, तो इस मिशन के लिए अपनी पूरी पार्टी के साथ विल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद क्राउन प्रिंस एथेल विल को पैलेडिन दे देता है और विल गॉड्स के प्रति वफादार रहने और कमजोरों की हमेशा रक्षा करने की शपथ लेता है और अपनी नई टीम के साथ बीस्ट वुड्स की तरफ निकल पड़ता है। टेंपल की तरफ से बार्ड, एना और कुछ और प्रीस्ट को भी इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए भेजा जाता है। अगले कुछ महीनों तक विल और इसकी पूरी टीम बीस्ट वुड के अलग अलग विलेजेस में काम करती रहती है। जंगल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, डीमंस का सफाया करते हैं और धीरे धीरे इन डिस्ट्रॉयड हो चुके विलेजेस को दोबारा से बनाना शुरू कर देते हैं। एना और टेंपल के बाकी प्रीस्ट भी लोगों की सपोर्ट करते हैं। एक दिन रॉफ घबराया हुआ विल के पास आता है और बताता है कि स्काउटिंग के लिए भेजी गई एक टीम काफी समय से वापस नहीं आई है। विल जल्दी से मैनेल, रॉफ और उसकी पूरी पार्टी को लेकर उन स्काउट्स की तलाश में निकल पड़ता है। काफी दूर तक जंगल के अंदर पहुंचने के बाद इन स्काउट्स की लाशें मिलती हैं। इन सभी को बेरहमी से मार दिया गया होता है। जमीन पर इन सभी को बहुत बड़े डीमन के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि इनका सामना किसी नॉर्मल मॉन्स्टर से नहीं हुआ था। तभी इन्हें किसी इंसान के भागने के निशान दिखाई देते हैं। सबको लगता है कि शायद से अभी भी कोई बंदा जिंदा है और उस बंदे की जान बचाने के लिए पूरी टीम इन फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू कर देती है। पर जैसे ही वो एक गहरी वैली में पहुंचता है तो देखता है कि ये आदमी बस एक बेट था। इन्हें जाल में फंसाया जा चुका होता है। अगले ही पल चारों तरफ से बहुत सारे डीमन बीस्ट इन्हें घेर लेते हैं। हर तरफ से मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। विल और मैनेल जल्दी से सपोर्ट मैजिक यूज करते हैं और अपने साथियों की स्ट्रेंथ और डिफेंस को बढ़ा देते हैं और इन सभी एडवेंचरर्स और डीमन बीस्ट के बीच में एक जबरदस्त जंग होनी शुरू हो जाती है। तभी पीछे से एक और भी ज्यादा खतरनाक क्रीचर नजर आता है। इसका शरीर अलग अलग जानवरों के हिस्सों से बना होता है। मैनेल इसे देखते ही हैरान रह जाता है और पहचान जाता है कि ये एक काइमेरा है। जल्दी से अर्थ मैजिक का यूज करके इस पर हमला करता है, पर काइमेरा इसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। मैनेल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। काइमेरा अपने मुंह से ब्लैक फ्लेम्स को बाहर निकालता है, जो कि सीधा मैनेल को अपनी चपेट में ले लेती हैं। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर विल गुस्से और घबराहट में एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त एक स्नेक डीमन इस पर हमला कर देता है। इसका ये हमला विल के हमले को बीच में ही रोक देता है, जिसकी वजह से वो लाइटनिंग स्पेल विल पर ही पड़ जाता है। विल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। अपने दोस्त को जख्मी और खुद को बुरी तरह से इंजर्ड देखकर विल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जल्दी से अपनी डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्नेक डीमन को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देता है। और गुस्से में आकर विल अपनी ओवरईटर स्वॉर्ड का यूज करता है और स्नेक डीमन को एक ही बार में काट देता है। पर चारों ओर डीमन बीस्ट फैल चुके थे और मैनेल भी बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था। विल समझ जाता है कि अगर अभी इसने कुछ नहीं किया तो इसकी पूरी टीम यहीं पर खत्म हो जाएगी। तभी इसके सामने एक अजीब सी रोशनी चमकनी शुरू हो जाती है। विल के हाथ में पकड़ी हुई ओवरईटर स्वॉर्ड रिएक्ट करने लगती है और इसके अंदर से एक अनोखी एनर्जी बाहर निकलती है। ये स्वॉर्ड इसके दुश्मनों का खून पीते ही इसे दोबारा से हील करती जाती है और विल दोबारा से ठीक हो जाता है। और विल बेरहमी से एक के बाद एक सभी डीमन बीस्ट को काटना शुरू कर देता है। हर एक दुश्मन को गिराते ही ओवरईटर इसकी बॉडी को हील करती जाती है और रॉफ और इसकी पूरी पार्टी भी पूरी जान लगाकर सभी मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन असली खतरा अभी भी काइमेरा ही होता है। ये पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर सभी को देख रहा होता है और इसकी डार्क फ्लेम्स पूरे बैटलफील्ड को लगातार तबाह करती जा रही होती हैं। विल समझ जाता है कि जब तक काइमेरा जिंदा है तब तक इस जंग को जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। देखते ही देखते पूरा बैटलफील्ड लाशों से भर जाता है। विल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी रोव जोर से चिल्लाकर विल को होश में लेकर आता है और बताता है कि मैनेल अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही विल शांत हो जाता है और सीधा मैनेल के पास दौड़ पड़ता है। मैनेल का पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। विल रोते हुए अपनी डिवाइन हीलिंग का यूज करके इसका इलाज करता है, पर इसकी हालत इतनी खराब होती है कि इस हीलिंग को परफॉर्म करने के बाद विल खुद ही बेहोश हो जाता है। जब विल की आंखें खुलती हैं तो खुद को वापस से विलेज के अंदर पाता है। रोव बताता है कि काइमेरा लड़ाई के बीच में ही भाग गया था और
और हम सबने भी रिट्रीट कर लिया। मैनल की जान तो बच चुकी है पर वो अभी कोमा में है। रोव विल को सख्ती से मना करता है कि जब तक मैनल स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक उससे मिलने ना जाए। आराम करते हुए विल बार बार सोचता रहता है कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। बारिश में चलते हुए इसे एहसास होता है कि क्योंकि ये खुद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए अनजाने में इसे लगा कि दूसरे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ये चाहता था कि मैनल भी ब्लड, मैरी और गस की तरह इसके साथ मिलकर लड़े, पर ऐसा करने में इसने मैनल की जान को खतरे में डाल दिया। विल एक फैसला करता है और डिसाइड करता है कि अभी से ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, हर एक डीमन को खुद ही संभालेगा। विल चुपके से मैनल के रूम में जाता है, इसे हील करता है और बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही रूम से बाहर जाता है मैनल उठ जाता है और इसे पता चल जाता है कि विल इससे मिलने आया था। मैनल जल्दी से बारिश में ही जंगल में इसके पास पहुंच जाता है और इसके सामने आ जाता है। मैनल, अब मैंने फैसला किया है कि अब मैं डीमंस से अकेला ही फाइट करूंगा, मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। इस बात को सुनते ही मैनल को गुस्सा आ जाता है और सीधा विल पर हमला कर देता है, लेकिन विल अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और सिर्फ इतना चाहता होता है कि मैनल दोबारा से अपनी जान खतरे में ना डाल दे। विल सोचता है कि अगर मैनल लड़ ही नहीं पाएगा तो इसका पीछा छोड़ देगा, इसी वजह से इसका एक हाथ तोड़ देता है। पर इसके बावजूद भी मैनल रुकता नहीं है, अपने फेरी मैजिक का यूज करके बड़े बड़े पत्थरों को अपने ऊपर ही गिराने लगता है। अपने दोस्त को खतरे में देखकर विल इसके सामने आ जाता है और इन सारे पत्थरों को अपने ऊपर ले लेता है। विल घुटनों के बल बैठ जाता है और मैनल इसके पेट पर एक जोरदार लात मारता है और गुस्से से कहता है कि तुम बहादुर नहीं बल्कि डरपोक बन रहे हो। विल, दोस्त होने के नाते तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना मेरी जिम्मेदारी है। मैनल की बातें सुनकर विल रोने लगता है और अपने फैसले के लिए इससे माफी मांगता है। मैनल इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा करता है और वादा करता है कि ये जल्दी ही इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि कभी भी विल पर बोझ नहीं बनेगा। दोनों का झगड़ा यहीं पर खत्म हो जाता है और साथ में विलेज पहुंच जाते हैं और काइमेरा के खिलाफ दूसरी बार लड़ाई करने के बारे में प्लान बनाने लगते हैं। इस बार विल और इसकी पूरी टीम एक प्लान तैयार करती है बैटलफील्ड में उतरने से पहले और सभी लोग सीधा उसी घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर काइमेरा इनका इंतजार ही कर रहा होता है। रास्ते में जितने भी डीमन बीस्ट मिलते हैं ये सभी लोग मिलकर उन्हें खत्म करते जाते हैं। कोई आग वाले तीर चलाता है, कोई ढाल से इनके हमले रोकता है और बाकी लोग भालों से इन्हें खत्म कर देते हैं। रास्ता साफ करते हुए विल और मैनल बाकी टीम से पहले एक वीरान टेम्पल में पहुंच जाते हैं। पहली नजर में सब कुछ शांत नजर आ रहा होता है। दोनों को लगता है कि अब आगे बढ़ना सुरक्षित है, लेकिन तभी विल को कुछ महसूस होता है और जल्दी से अपने नलिफाइंग मैजिक का यूज करता है और तभी काइमेरा इन्हें दिखाई देने लगता है जो कि इनके सामने ही खड़ा होता है। ये अपनी इनविजिबल होने वाली पावर से इनके सामने ही इनविजिबल होकर छिपा हुआ था। तभी विल समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि डिमोनिक रिचुअल से बनाया गया एक इंटेलिजेंट क्रीचर है। इसका मकसद है साउथ के पूरे इलाके को तबाह कर देना और इंसानों को वहाँ पर बसने से रोकना। ऐसा करने की वजह से ये लोग आसानी से हाइकिंग को आजाद करवा पाएंगे। तभी काइमेरा विल पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार विल पूरी तरह से तैयार होता है और हमले से बचते ही इसके सर पर वार कर देता है। काइमेरा पूरी ताकत से इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन विल अपने बैरियर से इसका रास्ता रोक लेता है और इसके शरीर के एक तरफ भाला घुसा देता है। तभी मैनल अपने मैजिक से काइमेरा को नीचे जमीन पर जकड़ लेता है। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन से इस पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से काइमेरा के कई सिर एक साथ एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना पाते हैं। इनके सिर कंफ्यूज हो जाते हैं। विल एक तरफ से हमला करता है और मैनल अपने विंड मैजिक से अपने तीर की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इसका तीर सीधा काइमेरा की पूंछ को तबाह कर देता है। विल इसका एक सर भी काट गिराता है। काइमेरा अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगता है। इसका शरीर विशाल होने लग जाता है और इसके चारों ओर एक अजीब सा खतरनाक पॉइजनस ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। मैनल, तुम पीछे रहना, मैं इससे अकेला लड़ना चाहता हूँ। विल को जहर का असर नहीं होता है, इसी वजह से सीधा इस जहरीले पॉइजनस ऑरा के अंदर घुस जाता है। काइमेरा अपने मुंह से एक पर्पल आग छोड़ता है, लेकिन विल अपनी शील्ड से इसे रोक देता है। उसी पल मैनल अपने मैजिक से काइमेरा को हवा में उड़ा देता है। विल नीचे से छलांग लगाकर हवा में उछलकर आखिरी बचे हुए सर पर एक ऐसा वार करता है कि काइमेरा मारा जाता है। काइमेरा को हराने के बाद विल और मैनल डिसाइड करते हैं कि अब टेंपल के अंदर छुपे हुए असली बॉस डीमन को भी खत्म किया जाए। पर जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रॉफ इनसे पहले ही यहाँ पर पहुंच चुका होता है। जब दोनों काइमेरा से लड़ रहे थे, रॉफ ने अकेले ही बॉस डीमन को हरा दिया था। सभी लोग वापस गाँव लौटाते हैं। अब जब जंगल के सभी खतरनाक डीमंस खत्म हो चुके होते हैं तो गाँव दोबारा से खुशहाल होने लग जाता है। मैनल विल से कहता है कि अब काफी सारे लोग यहाँ पर आकर बसने वाले हैं और शायद अब तुम बीस्ट वुड्स के नए लॉर्ड बनने वाले हो। मैनल इसे समझाता है कि तुम्हारे पास देवी का आशीर्वाद है, प्रिंस और चर्च दोनों का सपोर्ट है और सबसे बड़ी बात सभी लोग इस पर पूरा भरोसा करते हैं। ऐसे में इससे ज्यादा अच्छा राजा इन्हें नहीं मिल सकता है। विल ये सुनते ही घबरा जाता है और फैसला करता है कि अगर इसके दोस्त इसके साथ हैं तो इस जिम्मेदारी को निभा लेगा और मन ही मन एक बार दोबारा से अपनी माँ की कब्र के पास जाने का सपना देखता है। और कुछ दिनों के बाद ही विल को बीस्ट वुड्स का नया राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगले 2 सालों में इस पूरे एरिया को डेवलप कर देता है। डिस्ट्रॉयड हो चुकी विलेजेस दोबारा से बसने लगती हैं और लोगों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। एक दिन विल अपने ऑफिस में बैठकर कुछ कागजों को देख रहा होता है। दरअसल इसने कागज तैयार करने का एक नया तरीका बनाया होता है और उसका पेटेंट भी करा चुका होता है। तभी मैनल यहाँ पर आ जाता है। दोनों साथ में शहर घूमने निकल जाते हैं। विल बताता है कि फ्यूचर कागज बनाने में छुपा हुआ है। अगर बीस्ट वुड्स में कागज का बिजनेस शुरू हो गया तो इसके इलाके को लंबे समय तक प्रॉफिट होता जाएगा। कुछ समय के बाद सर्दियाँ आ जाती हैं। एक दिन विल अपनी दोस्त रोबीना के साथ बाहर जाता है। रोबीना इसे बताती है कि हमेशा से अकेडमी ऑफ मेजिस देखना चाहती थी, पर वो जगह फॉरबिडन लैंड्स में है और वहाँ पर आम लोगों का जाना मना है। सिर्फ मैजिशियंस को ही अंदर जाने की इजाजत होती है। विल इसकी इच्छा को पूरा करना चाहता है और इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर रास्ते में पहुंचते ही विल समझ जाता है कि ये काम आसान नहीं होने वाला है। पूरे जंगल में शक्तिशाली जादुई स्पेल्स और तरह तरह के ट्रैप्स लगे होते हैं। विल रोबीना से कहता है कि सीधा जाते हैं, परमिशन लेकर जाएंगे, पर ये भी आसान नहीं होता है क्योंकि इस पूरे जंगल पर जादू किया हुआ होता है जो कि हर एक
स्ट्रेंजर को यहाँ पर आने से रोकता है और जानबूझकर रास्ता भटकाता है। थोड़ी आगे चलकर सामने इन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, सीखो या फिर यहाँ से चले जाओ। रोबीना घबरा जाती है और बताती है कि जब मशहूर वॉन्डरिंग सेज जवान था तब भी अपने प्राइम टाइम में भी वो बंदा अपने गुरु की हेल्प के बिना इस एकेडमी तक नहीं पहुँच पाया था। लेकिन विल फिर भी डिसाइड कर लेता है कि इससे आगे बढ़ते रहना होगा। आगे चलकर इन्हें आग के पास बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये बुड्ढा बताता है कि मैं एकेडमी का एक साधारण सा ग्राउंड कीपर हूँ। एकेडमी के अंदर सिर्फ जादूगर ही जा सकते हैं और तुम लोग तो जादूगर नहीं हो ना। मुझे नहीं लगता तुम्हें इजाजत मिलेगी। मैंने फेरावे पैलाडीन के बारे में काफी कुछ सुना है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारे जादू की ताकत को देखना चाहता हूँ बच्चे। लेकिन विल मना कर देता है क्योंकि गॉडेस ने इसे सिखाया है कि जादू कोई मामूली चीज नहीं है और इसे किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिखाना चाहिए। पिछली रात बर्फ पड़ने की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो अपनी मैजिक से कुछ सूखी लकड़ियाँ बना सकते। पर विल नई लकड़ियाँ बनाने की जगह गीली लकड़ियों को ही जलती हुई आग के चारों ओर घुमाकर उन्हें खुद ही सुखा देता है। हाँ तो बच्ची, तुम्हारे लिए मैजिक का क्या अर्थ है? मेरे हिसाब से मैजिक का यूज लोगों की जिंदगी की भलाई के लिए होना चाहिए। मैंने विल को भी अपनी शक्तियों को इसी पर्पस के लिए यूज करते हुए देखा है। ये जवाब सुनकर ये बूढ़ा मुस्कुरा देता है और इन दोनों से इम्प्रेस होकर फैसला करता है कि इन दोनों को एकेडमी दिखानी चाहिए। तभी अचानक से इसके पीछे से एक तेज रोशनी चमकनी शुरू हो जाती है। ये लोग एकेडमी ऑफ मेजिस के एंट्रेंस पर पहुंच चुके होते हैं। ये बुढ़ा पूरी तरह से बदल चुका होता है और इन्हें बताता है कि मेरा असली नाम प्रोफेसर हायाम है और मैं ही इस एकेडमी का प्रोफेसर हूँ और पूरे जंगल का मास्टर ऑफ द वुड्स भी है। ये रूल्स को तोड़कर इन दोनों को अंदर आने की इजाजत दे देता है। तो तुम एकेडमी के अंदर सबसे पहले क्या देखना चाहती हो बच्ची? मुझे लाइब्रेरी देखनी है। हायाम इन दोनों को लाइब्रेरी लेकर जाता है। तुम कोई भी किताब पढ़ सकती हो बच्ची। रोबीना खुद से बड़ी 2 किताबें ढूंढ लेती है जिन्हें उठाने का काम विल को करना पड़ता है। विल इन किताबों के नाम पढ़ता है। एक किताब में इस एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुके सभी लोगों की सूची होती है, जबकि दूसरी में इस पूरे इलाके का ऐतिहासिक रिकॉर्ड लिखा हुआ होता है। रोबीना शाम तक इन किताबों को पढ़ती रहती है। शाम को ये दोनों वापस जाने लगते हैं और प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करते हैं और घर जाने लगते हैं। रास्ते में विल रोबीना से पूछता है कि भाई तुमने वही किताबें चूज क्यों की, और बताती है कि मैंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत जादूगरनी के साथ पहले सफर किया हुआ है और वो इसकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। पर बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए। कुछ समय के बाद रोबीना को पता चला कि वो जादूगर एक विलेज की रक्षा करते हुए मारी गई, पर उसकी इस कहानी को कहीं पर भी पब्लिश नहीं किया गया और रोबीना उसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी ताकि उसके लिए एक सॉन्ग लिख सके और दुनिया उसे दोबारा से याद कर पाए। कुछ महीने बीत जाते हैं पर तभी एक अजीब सी चीज होनी शुरू हो जाती है। गर्मियों के बीच में ही सर्दियों में खिलने वाले फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। इस बात को प्रिंस एथल को बताया जाता है और विल को इसकी जांच करने का आदेश देता है। विल मैनल के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जंगल के अंदर पहुंचते ही इन्हें कई सारे जानवर दिखाई देते हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया होता है और मैनल समझ जाता है कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। इसे ऐसा फील होता है कि जैसे पूरा जंगल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हो। मैनल विल को बताता है कि बीस्ट वुड्स के ऊपर 2 हिस्टोरिकल ट्रीज का रूल चलता है। सर्दियों में लॉर्ड ऑफ पूरे जंगल की हिफाजत करता है, जबकि गर्मियों में इस जिम्मेदारी को लॉर्ड ऑफ हॉली को समर्पित कर दिया जाता है। हर सोल्स्टिस पर दोनों अपनी अपनी पोजीशंस को स्वैप कर लेते हैं। गर्मियों को शुरू हुए काफी सारे दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी जंगल की शक्तियाँ अभी भी सर्दियों वाले राजा के पास ही थी, जिसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दोनों सबसे पहले लॉर्ड ऑफ ओक के पास जाते हैं। यहाँ एक विशाल से पेड़ के ऊपर एक शैतान जैसा चेहरा बना हुआ होता है। मैनल इससे पूछता है कि तुमने अभी तक अपनी शक्तियों को लॉर्ड ऑफ होली को क्यों नहीं समर्पित की है। ओक बताता है कि होली उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा और सत्ता लेने से इनकार कर रहा है। इसी वजह से पूरे जंगल का बैलेंस बिगड़ चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा जंगल तबाह हो सकता है। पर ओके से वार्न करता है कि इतनी बड़ी शक्तियाँ तुम सहन नहीं कर पाओगे और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर इसके बावजूद भी मैनल अपने फैसले को नहीं बदलता है और बताता है कि मेरा जंगल से बहुत ही गहरा रिश्ता है और मैं अपनी आंखों के सामने इसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। ओक मान जाता है, लेकिन अपनी पावर्स को इसे सौंपने से पहले इसका एक एग्जाम लेता है और इस एग्जाम को मैनल को अकेले ही देना होगा। विल इसकी हेल्प नहीं कर सकता है। विल यहीं पर रुक जाता है और मैनल जंगल के अंदर चला जाता है। विल मेडिटेशन करता है और मैनल 2 दिनों के बाद वापस लौट आता है। ये घायल होता है पर इसके हाथ के पीछे रॉयल अथॉरिटी का साइन बन चुका होता है। पर मैनल ने ओक के एग्जाम को पास कर लिया है। परीक्षा पूरी होने के बाद दोनों लॉर्ड ऑफ होली की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनके सामने 2 डीमंस आ जाते हैं। दोनों इन्हें खत्म कर देते हैं और एक विशाल पत्थर के दरवाजे को पार करके आगे बढ़ जाते हैं। दरवाजे के उस पार एक बहुत विशाल पेड़ खड़ा होता है जिसके चारों ओर फॉग फैली होती है। यही लॉर्ड ऑफ होली का पेड़ होता है जो कि गर्मियों में पूरे जंगल पर राज करता है। जैसे ही दोनों इसके पास पहुंचते हैं, यहाँ पहले से ही एक डीमन जनरल इनका इंतजार कर रहा होता है। ये विल और मैनल का नाम पहले से जानता होता है और बोलता है कि अगर मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार देता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। ऐसा बोलते ही अपने डिमोनिक बीस्ट को बुला लेता है। देखते ही देखते चारों तरफ से मॉन्स्टर्स इन्हें घेर लेते हैं। पर इसी मौके का फायदा उठाकर मैनल सीधा लॉर्ड ऑफ होली से कॉन्टेक्ट करता है और रॉयल अथॉरिटी इसके हवाले कर देता है। अथॉरिटी मिलते ही लॉर्ड ऑफ होली दोबारा से जंगल का राजा बन जाता है और अगले ही पल इसकी विशाल जड़ें जमीन फाड़ कर बाहर निकलती हैं और सभी डीमन बीस्ट को जकड़कर जमीन के अंदर खींच लेती हैं। इस डीमन को गुस्सा आ जाता है। विल सीधा इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है इसे खत्म करने के लिए। ये डीमन एक जादू चलाने की कोशिश करता है पर विल बीच में ही इसके मंत्र को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस मंत्र के अधूरे रह जाने की वजह से ये जादू उल्टा इसी पर काम कर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। विल अपना भाला लेता है और इस पर टूट पड़ता है। डीमन जनरल अपनी स्वॉर्ड से इसके हमले को रोकने की कोशिश करता है पर ताकत के मामले में ये विल के सामने टिक नहीं पाता है। विल लगातार हमले करता है, इसे घुटनों पर गिरा देता है और आखिर में इसके सर में भाला घोंप कर इसे जान से मार देता है। लड़ाई खत्म होते ही लॉर्ड ऑफ होली विल और मैनल का शुक्रिया अदा करता है और अपनी पावर्स का यूज करके पूरे जंगल को दोबारा से जीवित कर देता है। देखते ही देखते
दिखते सूखे पेड़ों पर नई पत्तियां उगाती है। नदी दोबारा से पानी से भर जाती है और पूरा जंगल हरा भरा खुशहाल हो जाता है। होली मैनल को एक चौंकाने वाली बात बताता है और बोलता है कि रॉयल अथॉरिटी को अपने ऊपर लेने की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जब इसे भी एक दिन जंगल का शासक बनना होगा और मैनल धीरे धीरे इन्हीं की तरह एक पेड़ में बदल जाएगा। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। होली समझाता है कि ये अभी नहीं होगा और अगर मैनल चाहे तो भविष्य में इस जिम्मेदारी को ठुकरा भी सकता है। पर जाने से पहले इन्हें बताता है कि वेस्ट में मौजूद रस्ट माउंटेन्स में बहुत ही जल्द एक काली आग भड़कने वाली है और अगर उसे नहीं रोका गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। और उसी जगह पर डीमंस का एक बहुत बड़ा बेस भी बना हुआ है जहाँ लॉर्ड ऑफ हेलफायर और उसके खतरनाक चेले मौजूद हैं। विल और मैनल सीधा प्रिंस से मिलने जाते हैं। प्रिंस इनकी तारीफ करता है। तभी बिशप यहाँ पर आ जाता है। विल लॉर्ड ऑफ होली की भविष्यवाणी और ब्लैक कैलेमिटी के बारे में भी सब कुछ बताता है जो कि लॉर्ड होली ने इसे बताई थी और ये लोग समझ जाते हैं कि भविष्य में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। पर बाट को होली की बात पर शक होता है पर मैनल कहता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। बाट बताता है कि रस्ट माउंटेन्स कभी ड्वार्फ्स के किंगडम्स का कैपिटल हुआ करता था पर बाद में डीमंस ने हमला करके उस पूरे राज्य पर ही कब्जा कर लिया और आज तक वहीं पर बसे हुए हैं। विल सोचता है कि वहाँ पर कोई सिटीजन नहीं रहता है इसलिए इस बार बिना किसी चिंता के अपनी पूरी पावर्स का यूज कर सकता है और सभी डीमंस को हरा डालेगा। ठीक है बच्चे, मैं इस जिम्मेदारी को तुम्हें सौंपता हूँ पर सीधे हमला करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है।